that is related to a 3x3 match the column। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या है, 3 कॉलम्स दिए गए हैं। पहले कॉलम में एक्सप्रेशन है, सेकंड कॉलम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, ग्रेटेस्ट टर्म नहीं है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, x का कोई रोल ना रह जाए, और x का रोल ना रह जाए इसके लिए अपन क्या इंश्योर करेंगे कि x की जगह पे 1 कंसीडर करेंगे। और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, वही तरीका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का होता है, n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x, यही कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ध्यान दो यहां पे जो x होता है, x क्या होता है, सेकंड टर्म होती है, सिर्फ x की वैल्यू हो ऐसा नहीं है। जैसे 1 + 2x पहला टर्म दिया हुआ है, तो 1 + 2x में जब मैं x को 1 रखूंगा तो मेरी सेकंड टर्म क्या बन गई, 2। तो यहां पे मुझे क्या रखना है, 2 रखना है, 1 नहीं रखना, x की वैल्यू 1 है। लेकिन ये जो चीज है ये x नहीं है, ये एक तरीके से सेकंड टर्म का रिप्रेजेंटेशन है, और सेकंड टर्म मेरी क्या है, सेकंड टर्म मेरी 2x है, मतलब 2 हो गई। x को मैं 1 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे कोफिशिएंट निकालना था। तो पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए देखें, मतलब पहला वाला जो दिया गया है 1 + 2x रेज़ टू पावर 30, तो उसमें क्या होगा, 30 + 1 × 2 अपॉन 1 + 2, तो कितना आया, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट टर्म अपन कहें तो क्या आएगी, इंटीजर पार्ट ऑफ 8 पॉइंट समथिंग प्लस 1, दिस शुड बी 9। ठीक है, इसको मैं p बोल देता हूं, तो अपने पास आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर पार्ट ऑफ p + 1 आना चाहिए, अगर p अपना इंटीजर नहीं है तो। सेकंड वाले के लिए बात करूं तो सेकंड वाले में क्या आ रहा है, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में हमारे पास टर्म क्या है, हम 5 की पावर 17 को अलग कर लेते हैं, 1 - 3x/5 रेज़ टू पावर 17, तो मेरी सेकंड टर्म क्या बन गई, 3/5 बन गई। तो मेरे पास क्या आएगा, 17 + 1 × 3/5 डिवाइडेड बाई 1 + 3/5, तो ऊपर अपने पास क्या आया, 54 और नीचे कितना आया, 8, मतलब 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग अगर बोलूंगा मैं, ये p है मेरा 6 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर पार्ट ऑफ p + 1 कितना हो जाएगा, 7। यहां पे वो चीज कितनी आ रही थी, अपने पास 62 था, 62/3, तो 20, मतलब यहां पे आ रहा था अपने पास 21। तो पहले वाले के लिए कहें तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगी, 21 आएगी, दूसरे वाले के लिए कहें तो 7 आएगा। थर्ड वाले पे जाते हैं, थर्ड वाले के लिए भी पहले तो उसके एक्सप्रेशन को भी हमने 1 और सेकंड टर्म में कन्वर्ट किया, क्या बन जाएगा, 5 की पावर, इनफैक्ट 5x² की पावर 34, इसको अलग कर दो। ठीक है, 1 - 4/5x² रेज़ टू पावर 34, इसकी बात करनी है हमें। अब इसके लिए देखें तो p की वैल्यू कितनी हुई, 34 + 1, ठीक है, n+1 35 × ये कितना था, 4/5 डिवाइडेड बाई 1 + 4/5, तो 140 डिवाइडेड बाई 9, तो यहां से आ रहा है अपना 15 पॉइंट समथिंग, तो 15 पॉइंट समथिंग है, इंटीजर पार्ट ऑफ p + 1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 60। तो अपने पास ये तो अभी केवल हमारा मैथ कॉलम का सेकंड कॉलम क्रिएट हुआ है, अभी थर्ड कॉलम बचा हुआ है। थर्ड कॉलम के लिए देखो हमें ग्रेटेस्ट अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, मतलब हमें ये भी प्रोसेस करना पड़ेगा और साइन भी देखना पड़ेगा। इस बार x को 1 नहीं रखना है, इस बार x की वैल्यू दे रखी है। तो पहले वाले के लिए अगर बात करें तो हमारे पास q ऑप्शन चेक करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 1 3 तक तो ठीक ही था, q तक अपने को पहुंचना है, तो x = -1/7 वाली चीज चेक करनी पड़ेगी। तो 30 + 1 मतलब 31 × 2/7 अपॉन 1 + 2/7 कितना हो गया, 7 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब अपने को क्या कहेंगे कि T8, ठीक है, T8 अपना ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता था, या T7 यहां पे चूंकि 9/7 है, 6 पॉइंट समथिंग, तो T7 अपना ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता था। सेकंड की बात करें, अब T7 के लिए तुम्हें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अल्टरनेट जब एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हारे पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि x की वैल्यू तुमने नेगेटिव ली है, और 1 + 2x मतलब सेकंड टर्म तुम्हारा कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। एक्सपेंड करोगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। 7 टर्म की बात करें तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि इसको हम आंसर में रख सकते हैं। फिर आगे मुझे क्या चेक करना था, थर्ड वाले के लिए चेक करना था, तो थर्ड वाले के लिए मतलब सी ऑप्शन के लिए मुझे चेक करना था, तो ये ए ऑप्शन के लिए हो गया कि भाई ए ऑप्शन तो करेक्ट है, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो सी ऑप्शन में हमारे पास क्या था, 3 2p, तो 3 के लिए बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। तो 34 + 1 35,
सेकेंड टर्म मेरा कितना हो जाएगा, जब मैं पी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एक्स की जगह पे माइनस हाफ रख रहा हूं, तो एक्स की जगह जब मैं माइनस हाफ रखूंगा तो कितना आएगा, 16/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16/5। तो ये 560 डिवाइडेड बाई 21, 560 डिवाइडेड बाई 21 का मतलब कितना हो गया, 26 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि T27 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। अब 27 भी देखो, इसका एक्सपेंशन अगर लिखते हो तो जो 27 टर्म आएगी वो कैसी आएगी, इसमें तो खैर टेंशन ही नहीं है क्योंकि हमारा वैसे हाँ सेकंड टर्म नेगेटिव था, लेकिन 27th टर्म वो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि अपना ए और सी ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट है। इनकरेक्ट मार्क करना है तो सबसे पहले देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में 1 को तो 1 से मैच ही नहीं करना था, तो ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया, तो ए ऑप्शन तो पक्का इनकरेक्ट ही है। फिर आगे बढ़े इसी तरीके से 3 को 2 से मैच कराया है, तो 3 को तो अपन 2 से मैच कराते हैं, मतलब हमें आगे का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो 3 को 2 से अपना मैच कराया, वहां तक ठीक था। फिर आगे अपन आर के लिए चेक करें कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो अपन देखें अगर आर, तो यहां पे देखो आर के लिए क्या है, आर के लिए x दिया गया है -1/3। अपन ने क्या बोला था, मुझे चेक करना होगा यहां पे 5x² रेज़ टू पावर 34 1 माइनस 4/5x² रेज़ टू पावर 34, ठीक है। और किस पे चेक कर रहा हूं मैं, जबकि मेरे पास x की वैल्यू -1/3 है। जब मैं x को -1/3 रखूंगा तो इसका मतलब कि यहां पे कितना आ गया 1/9, मतलब ऊपर कितना हो गया 36/5। तो सेकेंड टर्म मेरी कितनी है 36/5 है। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए n+1 36/5 अपॉन 1 + 36/5, मतलब 1260 अपॉन 41, तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 31 मेरा ग्रेटेस्ट टर्म होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपन मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में क्या था, सी में कहा गया कि भाई 2 को 1 से मैच कराना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी पे आते हैं, तो यहां पे क्या था 5 की पावर 17 अपन बाहर कर चुके थे, 1 - 3x/5 रेज़ टू पावर 17 था। x की वैल्यू इस बार रख रहे हो तुम पी ऑप्शन में, पी ऑप्शन में कितनी है -½ ठीक। तो -½ अगर यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब 3/10 हुआ तो 17 + 1 18, यहां पे 3/10 रखा, ठीक है, अपॉन 1 + 3/10, तो 54/13 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब यहां पे 5 को ग्रेटेस्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन भी मार्क कर लेंगे। डी ऑप्शन की बात करें 2 1 R, तो 2 को अपन एनीवे 1 से मैच कराते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। R पे आते हैं। अब R में देखो इस बार x को क्या रखा जा रहा है, इस बार रखा जा रहा है -1/3, तो ये 1/5 हो गया। 18 × 1/5 अपॉन 1 + 1/5, तो ये कितना हो गया, यहां से आ गया अपने पास 3, एग्जैक्ट 3 आया है। अब एग्जैक्ट 3 आया है तो अपने पास दो चांसेस है, T3 और T4, ये दोनों ही ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो सकते हैं। तो अब T3 या T4 आया है, और अपन R ऑप्शन की बात करें तो T4 दिया गया था। तो अब T4 देखो, अब इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। T3 और T4 में से अगर चेक करो, चूंकि सभी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे, T3 और T4। तो अपना डी ऑप्शन नहीं मार्क करना है, ए बी सी ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो अब फिर से इनकरेक्ट मार्क करना था। अब सबसे पहला ए ऑप्शन जो है क्या लिखा है 1 3 R, तो चलो 1 3 तो अपन मैच कराते ही हैं, ठीक है। फिर 1 का तो 3 था ही, तो ए ऑप्शन में मुझे चेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो ए ऑप्शन चेक करने के लिए, ठीक, n+1 R का मतलब क्या है कि x = -1/3, ये चेक करना है मुझे, ठीक है, x = -1/3 चेक करना था। तो n+1 कितना हो गया 31, ठीक है। अब 2x कितना हो गया 2/3 अपॉन 1 + 2/3, सो 62/5 12 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 13th टर्म जो होगी वो ग्रेटेस्ट होगी। और अपन R की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब R तो मतलब ये वाला तो इनकरेक्ट होगा। अब बी ऑप्शन पे जाते हैं। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है 2 3 R, तो 2 को तो हमें 3 से मैच ही नहीं कराना था, तो बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन पे जाते हैं। सी में क्या है 3 1 Q, तो 3 को भी हमें 1 से नहीं मैच कराना था, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं
डी ऑप्शन में 1 1 p, तो 1 को भी 1 से नहीं मैच कराना था, तो डी भी इनकरेक्ट हो गया। दिस वे ए बी सी एंड डी ऑल आर इनकरेक्ट। इसके लिए जो मैच द कॉलम दे रखा है उसमें सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज निकालनी है। तो साइन प्लस कॉस स्क्वायर पहला था, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी को साइन में बदल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी लिख दो। ठीक है, अब इसके लिए देखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, अपने वर्टेक्स पे। वर्टेक्स इसका कितना है, हाफ है, तो एक तो हमें वर्टेक्स भी देखना है, और टी कहां से कहां तक था, टी था अपना -1 से 1, क्योंकि साइन एक्स को टी माना है हमने, तो साइन एक्स कहां से कहां तक की वैल्यूज लेगा, -1 से 1। तो हमें कहां कहां देखना है, वर्टेक्स पे देखना है, -1 पे देखना है, और 1 पे देखना है। तो जब 1 रखते हो तो कितना आएगा, 1 आएगा, -1 रखते हो तो 1 -1 0, और यहां पे -1। और इसमें देखें अगर f ऑफ हाफ, तो f ऑफ हाफ में कितना आ गया, 1 + 1/2 और प्लस -1/4, तो अपने पास 5/4। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -1 से 5/4। तो इसके लिए मैंने कहा कि इसकी रेंज कितनी है, -1 से 5/4 तक। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए आया। सेकंड वाले की बात करें, साइन 4 प्लस कॉस 4, तो ये तो आसान सा है, इसको अपन क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2। इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो ये कहां से कहां तक गया, ये गया तुम्हारा, जब ये 0 होगा तो 1 1 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं मैं तब होगी जब ये 0 हो जाए, सॉरी जब ये मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो अपने पास हाफ बन जाएगा। तो इसके लिए रेंज आ गई हाफ से 1। और फिर थर्ड वाला देखें, साइन प्लस कॉस को वहां टी मान लेंगे, क्योंकि साइन 2x भी है, साइन प्लस कॉस भी है, मतलब साइन इंटू कॉस की भी टर्म प्रेजेंट है और साइन प्लस कॉस की भी टर्म प्रेजेंट है। तो साइन प्लस कॉस को वहां पे हमने एक तरीके से टी मान लिया। तो हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ था, एक लिखा था 2√2 इंटू टी, प्लस क्या लिखा हुआ था साइन 2x। साइन 2x को अपन क्या लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करके यूज करते, इसका होल स्क्वायर किया तो 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। अब इसकी भी रेंज निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी सबसे पहले देखो टी कहां से कहां तक है, टी है अपना -√2 से +√2 तक। और इसकी बात करें, इसको हम थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, t +√2 का होल स्क्वायर -3, ऐसा लिख सकते हैं। t +√2 अपनी सबसे बड़ी वैल्यू कब लेगा, जब यहां से मैं √2 रखूंगा, तो अब अपने पास कितना आएगा 5। तो मैक्सिमम वैल्यू जब √2 रखा मैंने, तो मैक्सिमम वैल्यू बन गई 5। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू कब रखेगा, जब ये -√2 डालूं तो यहां 0 और यहां पे -3 बचेगा। तो रेंज कितनी हो गई, -3 से 5। तो अब ही अपने पास कितना आया, फोर्थ वाले में देखें तो ए ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन में इनकरेक्ट करना था हमें, तो अपन देख सकते हैं 1 के लिए करेक्ट कौन सा है, 1 के लिए करेक्ट है अपना -1 से 5/4, मतलब 1 के लिए 3 करेक्ट है। ठीक है, और फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू -1, तो अल्फा इक्वल टू -1 तो रेंज में आ रहा है ना, इसका मतलब 0 सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते भाई। अगर कोई चीज रेंज में आ रही है, -1 तभी आया होगा ना जब कुछ ना कुछ x रहा होगा ऐसा, जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 आई होगी। तो इसका मतलब कि चूंकि अल्फा हमारे एक्सप्रेशन की रेंज का ही है, इसलिए इसके कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करें, ये ऐसा बोलना इनकरेक्ट है। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में देखें साइन 4 प्लस कॉस 4, और इसकी रेंज हाफ से 1 आई है, तो 2 यहां तक तो करेक्ट है। फिर क्यू कहा गया है, तो क्यू क्या था, अल्फा इक्वल टू -1 रखता हूं मैं रखता हूं 1 माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 को कितना होना चाहिए भाई, अगर अपन कह रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 इज इक्वल टू कितना, -1 कह रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इसकी रेंज में ही नहीं था। तो ये भी बात खत्म हो गई, इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फिर सी ऑप्शन में क्या है, 3 1 क्यू, तो 3 की बात करें तो 3 ये वाला था, उसके लिए -3 से 5 आया जो कि 1 ही है, तो 3 1 तक तो करेक्ट है। अब दिस थिंग क्या कहा गया, t +√2 होल स्क्वायर -3,
इज इक्वल टू कितना, फिर से -1 के बराबर। तो ये कब होगा, जब t प्लस रूट टू, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाए, 2 आ जाए। इसका मतलब t को क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन साइन प्लस कॉस को कितना होना चाहिए, 0। अब साइन प्लस कॉस 0 कितनी बार होगा, इस इंटरवल 0 से लेकर के 2 पाई में, मतलब कहां पे, एक 3 पाई बाई 4 पे होना चाहिए। 3 पाई बाई 4 पे ऐसा हो जाएगा जब साइन प्लस कॉस 0 हो। tan x इक्वल टू -1 के सोल्यूशंस लिख रहा हूं। और दूसरा कब होगा, 7 पाई बाई 4 पे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी मार्क कर लिया। अब डी पे आते हैं। डी में हमें क्या दिया गया है, 1 3 r। तो 1 का 3 था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब r पे आते हैं। अब इसके लिए कहा गया है कि -1, ठीक है, ये क्या था अपना, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करता हूं मैं। 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, इज इक्वल टू -1। इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां से कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू 2 आएगी या फिर -1। तो ऑफकोर्स t 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है, साइन एक्स t था, साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, -1। और ऑफकोर्स उसके लिए 4 वैल्यूज नहीं आएंगी। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन में कहें तो ए बी और डी करेक्ट होंगे। फिर फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू 2 है। अब अल्फा इक्वल टू 2 के लिए देखें तो देखो, सबसे पहले इनकरेक्ट फिर से मार्क करना है हमें। 1 1, ये तो इनकरेक्ट हो गया भाई, पहले वाले का आंसर 1 तो नहीं है, ठीक है, पहले वाले के लिए जो रेंज आती है वो तो 3 आती है ना। तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें, हम आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन पे देखें। बी ऑप्शन में क्या है, 2 2 p। तो बी ऑप्शन में 2 का 2 ही था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हाफ से 1 ही आया था, 2 का 2 ही था। फिर आगे p तक पहुंचना है अपने को। तो अपन क्या सॉल्व करेंगे, दिस थिंग इज इक्वल टू 2। तो ये चीज, इसकी रेंज में तो कभी 2 आया ही नहीं है। इसका मतलब जब मैं दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे इसका मतलब कोई भी x नहीं मिलेगा। देख भी सकते हो, इज इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि 0 सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में 1 3 r, 1 और 3 तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। अब r पे जाते हैं। चूंकि हमें अल्फा इक्वल टू 2 कहा गया है, तो अल्फा इक्वल टू 2, ये तो यहां पे देखो 1 की रेंज में पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज 5/4 पे खत्म हो जाती है, 2 नहीं बनता है। इसका मतलब नो सोल्यूशन आना चाहिए था। सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करें, 3 3 q, तो 3 3 तक तो ठीक है। अब उसके बाद बचता है, यही वाला 3 का क्वाड्रेटिक था। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं कहता हूं कि इज इक्वल टू 2, तो अब देखो यहां पे इसकी रेंज में 2 तो आता है, तो अपन सॉल्व करने गए। t प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर -3 इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। तो t प्लस रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो t की वैल्यू कितनी हुई, या तो हम कहें यहां से -√5 -√2, लेकिन वो कोई काम का नहीं है क्योंकि t हमारा कहां से कहां के बीच है, -√2 से √2 के बीच है। तो अब हम दूसरा वाला लेंगे, +√5 -√2, ठीक है। इतनी चीज आ गई अपने पास। तो ये हमारा क्या हुआ कि साइन प्लस कॉस की वैल्यू इसके बराबर। अब साइन प्लस कॉस को समझ सकते हो कि साइन प्लस कॉस कहां से कहां के बीच लाई करेगा। साइन प्लस, मतलब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करने जाऊं तो t को ऐसा लिख सकता हूं ना, √2 साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू √5 -√2। और इस √2 को भी मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। अब देखो यहां से एक ऐसी क्वांटिटी आ रही है ना जो कि 0 और 1 के बीच की है, और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू समथिंग इन बिटवीन 0 to 1। कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, 2 सोल्यूशंस मिलेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो अपने पास 3 3 था, साइन एक्स प्लस π/4 हाफ दिया था, और करेक्ट मार्क करना है इस बार। तो ए ऑप्शन में क्या है, 2 2 r। तो 2 के लिए तो 2 करेक्ट था ही, अब बाकी बचता है r। तो अल्फा इक्वल टू हाफ की बात करें तो हमारे पास था 2 के लिए, ए ऑप्शन अगर चेक करने जाऊं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना अपन सॉल्व कर रहे हैं, हाफ। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 2x को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन 2x की वैल्यू क्या पॉसिबल हुई, +-1। तो अब साइन 2x की वैल्यू अगर +-1 है तो इसका मतलब देखो कितने सोल्यूशंस आएंगे, 2 ही सोल्यूशंस आ पाए अपने पास। साइन 2x इज इक्वल टू -1, सॉरी
साइन 2x इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास कितने आएंगे, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 पाई बाई, मतलब 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 दोनों ही आएंगे, ठीक है। 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, तो x की दो वैल्यूज यहां से मिल गई। और साइन 2x इक्वल टू 1, इसके लिए भी तो अपने पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2, तो 4 सॉल्यूशंस हो गए। इसका मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं, हमें 1 3 p दिया था, तो बी ऑप्शन में अगर देखो 1 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब 1 3 था अगर, तो इसका मतलब रेंज में हाफ भी आता था ना, तो साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये पॉसिबल था, तभी तो रेंज में था हाफ। -1 से 5/4 तक रेंज है, तो इसका मतलब हाफ रेंज में है, इसका मतलब कोई ना कोई x होगा। और इसलिए अगर हम कहें कि कोई भी सोल्यूशन x का एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बात गलत होगी। फिर सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में 3 1 q, तो 3 के लिए अगर देखें तो 1 तो करेक्ट था, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर q पे आते हैं। अब हम देखेंगे यहां पे कि हमारा जो एक्सप्रेशन था क्या था, 2√2 t प्लस टी स्क्वायर -1 था, ठीक है। सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कितना, अपन लिख रहे हैं हाफ, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख लिया था, t प्लस √2 का होल स्क्वायर -3 इज इक्वल टू हाफ, तो 3 + 1/2 7/2, t इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, -√7/2 -√2, ठीक है। और एक बार क्या आएगा यहां से प्लस, तो माइनस तो किसी काम का है नहीं, ये तो रेंज के बाहर है t के, और यहां पे कितना होगा प्लस। तो अब इस t की वैल्यू के लिए देखें कि साइन प्लस कॉस की वैल्यू इसके बराबर आ रही है कुछ, √7/2, मतलब 1 इसको मैं कह सकता हूं 1.8 के अप्रॉक्स -1.4, तो 0.4 के अप्रॉक्स। तो इसके लिए अब हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, इसके लिए हमारे पास 2 वैल्यूज करेक्ट है, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 0.4 के लिए। फिर डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन में भी ऐसा ही है कि भाई जब 3 का 1 दिया गया रेंज है, मतलब -3 से 5 की रेंज है, जिसमें हाफ तो आएगा ही, इसका मतलब रेंज में हाफ आता है 3 के, इसका मतलब कोई ना कोई x होना चाहिए, इसका मतलब कि नो सोल्यूशन कहना गलत होगा, तो डी भी इनकरेक्ट है। वी कैन गो विद ऑप्शंस ए एंड सी। अब यहां पे मिनिमम ऑफ 2 फंक्शंस की बात की गई है, तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस बनाएंगे और उनके नीचे नीचे वाला जो पोर्शन होगा वही मिनिमम फॉर्म करेगा। तो मॉड ऑफ x स्क्वायर -1, मतलब ये ऐसा कुछ, -1 और 1 ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और मॉड ऑफ x की बात करूं तो मॉड ऑफ x कुछ इस तरीके का बन जाएगा, सही है। तो अब -0.9 मतलब यहां पे, और 1.1 सपोज यहां पे, ये 1.1 और यहां पे मान लो -0.9 है, ठीक है। तो इसी पोर्शन के बारे में कहा गया, तो मिनिमम क्या होगा, सबसे नीचे वाले पोर्शन हम क्लब कर ले, यही ग्राफ अपने को रिक्वायर्ड है। अब इसमें कितने एक्सट्रीम्स बन रहे हैं, एक पीक यहां पे बन रहा है, एक बॉटम यहां पे, एक पीक यहां पे और एक बॉटम यहां पे, तो टोटल अपने पास 4 अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स। सो आंसर शुड बी 4। क्वेश्चन में fx एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है और इसके लिए कहा गया है कि f ऑफ 9 की वैल्यू लैम्डा है, ठीक है। तो अब अगर इस डिटर्मिनेंट को देखें, अगर इसका डिफरेंशिएशन के बारे में सोचे, कैसे स्ट्राइक कर रहा है ये, क्योंकि साइन कॉस, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस अल्फा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, और थर्ड रो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो वैसे भी 0 ही बनना है। अपन क्या कह रहे हैं कि f डैश x अगर निकालें, पहले रो को डिफरेंशिएट किया तो ये cos x प्लस अल्फा है ना, ये भी cos ये भी cos, और नीचे ये तो cos लिखा ही था, तो ये दोनों सेम हो गए, कितना हो गया 0 हो गया। फिर प्लस की बात करें है ना, जब नेक्स्ट वाले में sin x प्लस अल्फा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी है ना, और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन वहां से क्या आएगा, माइनस साइन आने लगेगा, तो फिर से R1 और R2 सेम हो गए, तो ये भी कितना हो गया 0। और जब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले दोनों सेम है, ठीक है, थर्ड रो लेकिन खुद कांस्टेंट था, तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या आएगा 0, तो इसका मतलब f डैश x 0 हो गया, तो इसका मतलब fx कैसा है, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा। अगर fx लैम्डा ही आ रहा है तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। कह दिया है इसने कि पोजीशन वेक्टर्स Z1 और Z2 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो Z1 प्लस Z2 कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2
होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 डॉट z2, एक तरीके से कह लें z1 डॉट z2 का मतलब क्या होगा, मॉड z1 मॉड z2, और बीच का एंगल अगर कहें तो बीच का एंगल है 60 डिग्री, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, z1 स्क्वायर का मतलब हो गया 4, z2 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू हाफ, तो ये कितना हो गया 19। और सिमिलरली अगर हम z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर निकालें तो यहां पे z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 cos 60 डिग्री, तो ये 4 प्लस 9 माइनस हो जाएगा 2 2 3 हाफ, सो इट इज 7। तो अपने पास आंसर कितना आ जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 19/7, सो आंसर विल बी 5। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि एक ये कर्व दिया हुआ है जिसके लिए कहा गया है कि इसके 2, -1 पे टेंजेंट खींचा जाता है। तो क्या करेंगे, टेंजेंट निकालने के लिए पहले तो स्लोप निकाला dy/dx, कितना हो जाएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर, किस पॉइंट पे 2 पे, तो कितना आ जाएगा स्लोप 1। लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 3, 2, -1 से पास कर रहा है और 1 स्लोप के साथ खींचा गया है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 3। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड PQ की भी बात की गई है। कॉर्ड PQ अगर देखें तो r कैसा है उस कर्व के लिए मिड पॉइंट का काम कर रहा है, क्या कहा गया है PR इज इक्वल टू RQ, मतलब PQ कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है R है, और R के रिस्पेक्ट में अगर मैं कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहूं, मुझे क्या पता है मिड पॉइंट पता है कॉर्ड का 2, -1, ठीक है, और मैं कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहता हूं किस कर्व के लिए y प्लस लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 लेमडा x प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए मैं कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसका मिड पॉइंट क्या हो 2, -1 हो। तो PQ की इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, t इज इक्वल टू S1 से, ये मिड पॉइंट अपने को पता है, तो t इज इक्वल टू S1 मतलब क्या हुआ y -1/2, ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर x इंटू 2, ठीक है, माइनस 5 लेमडा x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 2/2 और प्लस 4, ये तो अपना t हुआ। S1 की बात करें तो -1 अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2, -1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है, फिर साथ में क्या आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर और साथ में क्या आएगा -10 लेमडा और प्लस साथ में 4, ये हमारा t इज इक्वल टू S1 आया, जिसको कि अगर मैं कहूं कि ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा y प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इंटू x प्लस 10 लेमडा माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये t इज इक्वल टू S1 हुआ, लेकिन क्या कहा गया है यही PQ, ये भी सेम ही है ना, PQ ही है, तो अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स में कंपेयर कर लेता हूं। कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैंने इसको लिख लिया y माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो y का कोफिशिएंट तो दोनों जगह क्या है 1 ही है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट यहां पे कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म को कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा शुड बी इक्वल टू -1, एंड सिमिलरली हियर 10 लेमडा माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब यहां से हम देख लें कि लेमडा की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो अब अपने पास हमें पूछा क्या गया है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो यहां से देख सकते हो लेमडा की वैल्यू इन दोनों से सॉल्व करके 1/4, सो इसका मतलब अपने पास आंसर क्या आना चाहिए 1। नंबर 11, fx एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके लिए हमें क्या करना है, एक तरीके से कहें तो f"x प्लस fx इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा मॉडिफाइड वाला, क्योंकि यहां पे x और t दोनों ही इन्वॉल्व है और x को अपन t से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर f' निकालते हैं तो f' की वैल्यू कितनी आएगी 0 से इंफिनिटी, तो एज इट इज रहेगा e⁻⁻xt/1 प्लस टी स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहां से कितना आ जाएगा -t, ठीक है, dt। f" की बात करें तो 0 से इंफिनिटी e⁻⁻xt1 प्लस टी स्क्वायर, -t तो मेरे पास पहले से था, एक और -t आ जाएगा इसके डिफरेंशिएशन से, तो अपने पास टी स्क्वायर की टर्म जनरेट हो जाएगी। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, fx प्लस
एफ डबल डैश, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एफ डबल डैश इज इक्वल टू कितना, 0 से इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स टी, यहां देखो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया dt, सो इट विल बी इक्वल टू, अब यहां से देखो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स टी अपॉन, यहां पे नीचे चूंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पे नीचे क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस x, कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। अब देखो इंफिनिटी रखा मैंने सबसे पहले, तो ये कहां पे रख रहे हैं हम रख रहे हैं ये चीज t की जगह पे, तो t की जगह जब इंफिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म माइनस एक्स इंटू इंफिनिटी, मतलब ये कैसा हो गया, 0 हो गया, फिर माइनस 0 रखा मैंने, तो 0 रखा तो क्या होगा, e की पावर माइनस 1, सॉरी e की पावर माइनस 0 मतलब 1 हो गया अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स, सो इट इज 1 बाई एक्स। तो हमें क्या चाहिए, x इक्वल टू 1 बाई 4 रखना था, तो आंसर अपना कितना हो जाना चाहिए, 4। a b और c ये तीन एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनवर्स वगैरह से फ्री करना है। तो कैसे करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं ऑफ कोर्स, tan इनवर्स tan 30, tan इनवर्स tan x, cos इनवर्स cos x, इन सब का। तो t इनवर्स t वाले ग्राफ को अगर अपन रिकॉल करें तो tan इनवर्स की बात करें, tan इनवर्स किस तरीके का था, tan इनवर्स tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल टू x होता था, और फिर इसी के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता था, यही था। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पाई बाई 2 का पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन कहूं तो y इज इक्वल टू x, ये 0 था, यहां पे कितना आता था, पाई की पीरियोडिसिटी, तो y इज इक्वल टू x माइनस पाई, सिमिलरली y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यही सब आएगा। तो अगर हम 30 की बात करें तो 30 कहां लाई करेगा, 30 कैसी क्वांटिटी है, अगर हम देखें तो 10 पाई से जस्ट छोटी क्वांटिटी है, मतलब जब भी मैं 10 पाई की ओर जाऊंगा, मान लो ये 10 पाई वाली लाइन थी, है ना, ये 10 पाई था सपोज, तो ये y इक्वल टू x माइनस 10 पाई, 30 कहां होगा मेरा, 10 पाई से जस्ट पहले, इसका मतलब यही वाला ग्राफ फॉलो करेगा ना, ये tan इनवर्स tan 30 अपनी वैल्यू देने के लिए 10 पाई से जस्ट पहले यहां 30 था, और 30 पे यही वाली लाइन अपने पास काम की है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 30 माइनस 10 पाई, सही है। फिर हम cos इनवर्स की बात करें, cos इनवर्स cos x का ग्राफ देख लिया, cos इनवर्स cos x का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का, 0 से लेकर के पाई के बीच में वो y इक्वल टू x को फॉलो करता है, ठीक है, और 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होता है, तो 2 पाई से पाई के बीच में ज्वाइन कर लिया हमने, ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ है, ठीक है, 2 पाई से 4 पाई ऐसा रहेगा कुछ। तो अब अपन देखें 40 कहां पे लाई करेगा, तो 40 लाई करेगा कहीं 13 पाई, अगर देखा जाए तो 13 पाई तो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो 13 पाई के आसपास, 13 पाई से कुछ पहले ऐसा कुछ है, तो 13 पाई से कुछ पहले या 3 पाई से कुछ पहले, बात तो बराबर ही है ना एक तरीके से। तो जैसे यहां देखो 3 पाई से जस्ट पहले कैसा एक्सप्रेशन आता है, 3 पाई से जस्ट पहले इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आएगा, और इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कितना होता, x माइनस 2 पाई, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर ये 3 पाई से जस्ट छोटा होता, चूंकि ये 13 पाई से जस्ट छोटा है तो मेरे पास क्या आना चाहिए इसी तरीके से, x माइनस 12 पाई, तो b की वैल्यू इनफैक्ट कितनी हो गई मेरे पास, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 40 माइनस 12 पाई, ऐसा कुछ। अब मेरे पास c भी दिया हुआ है, c साइन इनवर्स साइन b माइनस a, तो अब देखो b माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स साइन b माइनस a, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और माइनस 12 पाई और प्लस 10 पाई, तो 10 माइनस 2 पाई, ये हो गया। अब 10 माइनस 2 पाई की अगर हम बात करें तो अब इसके लिए देखते हैं कि ये किस तरीके का फॉलो करेगा, तो 10 माइनस 2 पाई मतलब 10 माइनस कुछ 6.28 हुआ, 6.28 का मतलब हो गया कि करीब 3.7 अपना बचा हुआ है, तो साइन इनवर्स साइन 3.7 की बात की गई है, मतलब पाई से कुछ बड़ी क्वांटिटी। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करें, ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स फॉलो करता है पाई बाई 2 तक, और पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक ऐसे ही जाएगा, ये तुम्हारा पाई बाई 2 है, ये तुम्हारा पाई है, और यहां पे कहीं 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यही रहता है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। हमें कहां सोचना था, पाई से जस्ट आगे, तो क्योंकि ये वैल्यू कितनी आई थी, 3.7 आई थी, पाई से जस्ट आगे कौन सा लाइन है, यही वाली लाइन है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस पाई, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका माइनस करो 2 पाई माइनस 10 और प्लस पाई 3 पाई माइनस 10, ये a b और c आ गए। तो अपने पास क्वेश्चन क्या हुआ,
cos इनवर्स cos x is greater than or equal to x plus a minus b minus c, कुछ इस तरीके का। तो a पता है, b पता है, c पता है, अपन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस b माइनस c, और यहां से अपने पास कितना आ जाता है x माइनस पाई। तो cos इनवर्स cos x ग्रेटर देन x माइनस पाई, ऐसी रिक्वायरमेंट है हमें। अब इसके लिए फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। cos इनवर्स cos x का ग्राफ तो बना ही पड़ा है हमारे पास, x माइनस पाई का और ग्राफ हम बना लेते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज की बात की गई है। तो मॉड ऑफ x माइनस पाई, मैं एक बार फिर से फ्रेश बना लेता हूं, ठीक है। cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x का मतलब हुआ कुछ इस तरीके का, y इक्वल टू x, ये 0 से लेकर के अपने पास पाई तक रहेगा, 2 पाई तक, ऐसा कुछ। और x माइनस पाई की बात करें तो x माइनस पाई मतलब यहां पे हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो अपने पास cos इनवर्स cos x ऊपर कब लाई कर रहा है, ये जब ये नीचे है, ठीक है, यही पोर्शन हो गया अपने काम का। जब समय cos इनवर्स cos x ऊपर था, मॉड ऑफ x माइनस पाई नीचे था, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक करके हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। अब देखो ये पॉइंट क्या होगा, यहां पे हमारे पास ये लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू x थी, और ये लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई थी, ठीक है। तो x और माइनस एक्स प्लस पाई का इंटरसेक्शन कहां आएगा, पाई बाई 2 पे। सिमिलरली y इज इक्वल टू, ये लाइन कौन सी थी, x माइनस पाई, तुम यहां से सिमेट्री भी देख सकते हो, पाई है, पाई बाई 2 है, तो इधर कितना आया होगा, 3 पाई बाई 2। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक रहा अपने पास ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो ये 1.57 से 4.71, इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स लाई करेंगे, क्वेश्चन यही रहा। सो इट विल बी 2, 3 एंड 4, आंसर शुड बी 3। क्वेश्चन में अब 13th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, AD माइनस BC, A कहां से लेना है, तो 0 से 2007 के बीच, और A B C D सभी वहीं से लेने हैं। और कहा गया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि A और D सेम नहीं हो सकते, है ना, या B और C सेम नहीं हो सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए, सभी सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इससे थोड़ा अपना काम आसान हो जाता है। क्या है, AD माइनस BC को इवन करना है। तो AD माइनस BC इवन होने के क्या तरीके होंगे, या तो ये ऑड आ जाए, ये भी ऑड आ जाए, या तो दोनों इवन आ जाए, यही तरीका होगा ना। तो अगर दोनों ऑड आते हैं, पहली चीज मैं लेता हूं कि ये ऑड है, ये भी टर्म कैसी है, ऑड है, केस 1 एक तरीके से कह लो। तो AD ऑड कैसे आएगा, जब A भी ऑड हो और D भी ऑड हो। A ऑड होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, 0 से 2007 तक के नंबर्स ले रहे हो ना, तो आउट ऑफ दीज 2008 नंबर्स 1004 आर इवन एंड सेम नंबर ऑफ ऑड टर्म्स आर देयर। तो A ऑड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास 1004 ऐसे टर्म्स हैं जो कि ऑड है, 2008 अपने पास टोटल टर्म्स हैं, तो इसका मतलब A ऑड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हाफ। D ऑड है, इसकी बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हाफ। तो AD प्रोडक्ट, ठीक है, हाफ इंटू हाफ, A भी ऑड और D भी ऑड, माइनस सॉरी BC के लिए कहा गया है, BC ऑड होने के लिए भी सेम चीज, B ऑड होने की प्रोबेबिलिटी और C ऑड होने की प्रोबेबिलिटी। तो जब ये चारों ऑड होंगे तभी अपना काम बनेगा, और चारों ऑड होंगे मतलब सभी के लिए 1/2 1/2 1/2 1/2, सो इट विल बी 1/16। अब केस 2 पे आते हैं, जबकि दोनों इवन हो जाए। तो भाई जब ये ऑड नहीं होंगे तब इवन होंगे, तो AD के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो AD के इवन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4, 3/4 हो गई इसके लिए भी, तो इट विल बी 9/16। तो हमसे कहा गया है टोटल, तो केस 1 और केस 2 का ऐड कर लेते हैं, 9 + 1/16 5/8 हो गई अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और इसके लिए अपन कहें कि आंसर कितना आएगा, तो P माइनस Q माइनस P पूछा गया है, इट विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास P + Q 1 दिया हुआ है और हमें किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि P + 1/P ग्रेटर देन 2 होगा, Q + 1/Q ग्रेटर देन 2 होगा। इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कब सिचुएशन आती है, जब P भी 1 हो जाए और Q भी 1 हो जाए, और P + Q लेकिन हमारा कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, इसलिए हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या अप्लाई करना होगा फिर अपन P + Q 1 दिया हुआ है, ऐसी सिचुएशन में अपन यूज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म।
P को ले लिया हमने साइन स्क्वायर और Q को ले लिया कॉस स्क्वायर। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर रेज टू पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर रेज टू पावर 2। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 2 यहां से 2 यहां से 4 हो गया, प्लस साइन रेज टू पावर 4, कॉस रेज टू पावर 4, सेक रेज टू पावर 4 और कोसेक रेज टू पावर 4। ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। अब तुम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि फिर से यहां पे एएमजीएम अप्लाई कर लें, क्योंकि फिर से वो मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए सिचुएशन कब आएगी, जब एएम इक्वल टू जीएम हो, मतलब साइन कॉस सेक कोसेक ये सब बराबर हो जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 भी हो और ये सभी आपस में बराबर भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब देखो, साइन को अगर कोसेक के बराबर करोगे या फिर कॉस को सेक के बराबर करोगे, सभी आपस में चारों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वलिटी कंडीशन कब आएगी, जब साइन 1 हो कॉस 1 हो, लेकिन साइन और कॉस साइमल्टेनियसली 1 तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे भी एएमजीएम नहीं लगा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे 4 प्लस, इसको लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस टेन की पावर 4 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से कोसेक में क्या लिख दोगे 1 प्लस कॉट रेज टू पावर 4 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यही टर्म बन जाएगी। 4 1 1 7 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बाकी टर्म्स पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास क्या है, टेन रेज टू पावर 4 कॉट रेज टू पावर 4 प्लस यहां पे हमारे पास 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये सारी टर्म्स हैं। तो अब इसमें से भी देखो, अगर मैं इसमें टेन स्क्वायर को 2 बार यूज कर लूं तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4। कॉट स्क्वायर को 2 बार तोड़ देता हूं इसे भी, तो अपने पास कितना होगा, यहां पे अगर अपन देखें नेक्स्ट, 10 स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो 7 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस इधर से 10 रेज टू पावर 4 कॉट रेज टू पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसा कितने टर्म्स हो गए अपने पास, 6 टर्म्स। इन 6 टर्म्स पे अगर मैं एएमजीएम अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि इन सबका प्रोडक्ट 1 होगा और ये सभी आपस में इक्वलिटी भी इनकी पॉसिबल है। कब इक्वल होंगे, जब tan और cot दोनों ही कितने हो जाए, 1 हो जाए। दोनों 1 कब होते हैं, जबकि 45 डिग्री रहा हो, और 45 जब होंगे तो उस समय अपने पास थीटा अगर 45 लेते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं मैं, एएमजीएम लगा करके बोल सकता हूं कि ये 6 से बड़ी ही आएगी, लेकिन अपना काम यहीं पे सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि थीटा इक्वल टू 45 पे सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो साइमल्टेनियसली मुझे ये भी इंश्योर करना चाहिए कि 45 पे ये वाली वैल्यू अपने पास, सॉरी ये थीटा इक्वल टू 45 पे सबसे छोटी वैल्यू ले रहा था, तो ये वाली वैल्यू को उस समय क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ पाएगी। तो ये भी देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 7 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2 लिखा हुआ है। ये मैक्सिमम कब लेगा, ये मैक्सिमम तब लेगा जबकि थीटा कितना हो, 45 हो, और थीटा इक्वल टू 45 पे ये अपना मिनिमम बना रहा है। तो एक ही टाइम पे ये वाला एक्सप्रेशन अपने मिनिमम पे है और ये वाला एक्सप्रेशन अपने मैक्सिमम पे है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये थीटा इक्वल टू 45 वाला रिजल्ट ही अपने को चाहिए था। ठीक है, ये कब आई इक्वलिटी 6 की, जबकि थीटा 45 था, क्योंकि उस समय ये सारे टर्म्स आपस में बराबर थे। तो थीटा इक्वल टू 45 के केस में ये सारे टर्म्स हमें 6 दे रहे हैं मिनिमम वैल्यू, और उसी समय ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है, हाफ। तो इसलिए अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25/2। और अपने को पूछा क्या क्या है, √m + n, मतलब 5 + 2 7 शुड बी आंसर। नंबर 15 जो है, यहां पे देखो क्या कहा गया, वेरिएबल लाइन जिसकी एसेंट्रिक सबसे पहले इंटरसेप्ट्स कहे गए कि e और e' है। तो ऑफकोर्स वो लाइन को मैं क्या लिखूंगा, x/e + y/e' इज इक्वल टू 1। ये मेरी वेरिएबल लाइन हो गई। अब इस पे क्या कहा गया है कि भाई ये हमेशा टच करता है सर्कल को, तो
तो अगर ये हमेशा सर्कल को टच करता है तो इसका मतलब कि मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल सेंटर 0,0 है, 0,0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आएगी भाई, यही कहा जा रहा है ना, ये सर्कल है, ये लाइन है, टच कर रहा है, इसका मतलब सर्कल के सेंटर 0,0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस r के बराबर होना चाहिए। तो r कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 0 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर, यही चीज कही जा रही है, ठीक है। अब देखता हूं इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर मुझे ये पता चल जाता है तो मेरा r आ गया। अब मेरे पास क्या कहा गया कि e/2 और e डैश बाई 2 ये हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटीज हैं। तो अब अपन देखें तो क्या बोलते थे अपन, 1 अपॉन हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। EHB अगर e/2 दिया गया है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 4/e स्क्वायर प्लस इसको बोल दिया 4/e डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सो आंसर फॉर r शुड बी इक्वल टू 2। नंबर 16, अब यहां पे हमें एक P मैट्रिक्स दी गई है और कहा गया है कि अल्फा P6 प्लस बीटा P क्यूब प्लस गामा I इज 0, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा कि भाई हमें P क्यूब P6 ये सब बनाना है, तो ऑफकोर्स कोई P6 तो बना नहीं रहे अपन एक पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके का आ रहा है। अब अगर इसका P का अगर P से ही मल्टीप्लीकेशन करते हो, मतलब P स्क्वायर में निकालने जाऊं तो P स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, बस इसी से टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। P स्क्वायर का रिजल्ट कितना आएगा तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, sin π/9 यहाँ पे माइनस sin π/9 है ना, और cos π/9 यही चीज लिखी गई थी। प्रोडक्ट में कितना आएगा, cos स्क्वायर π/9, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस sin स्क्वायर π/9 तो कितना हो गया cos 2π/9। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos π/9 sin π/9 प्लस sin π/9 cos π/9, ये कितना हो गया sin 2π/9 आ गया। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन 2π/9 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये कितना आ गया अपने पास cos 2π/9, ये P स्क्वायर हुआ। तो देख सकते हो यहां से P क्यूब भी चाहो तो निकाल के देख सकते हो। P क्यूब के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि रिजल्ट इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। क्या पैटर्न बन रहा है, π/9 है, P स्क्वायर किया तो 2π/9 हो गया, P क्यूब करोगे तो इसी तरीके से 3π/9 होगा। सेम टर्म्स है, बस एंगल बदलते जा रहे हैं। तो P क्यूब की बात करें, मैं P क्यूब यहां पे लिख दे रहा, यहां पे मेरे पास P क्यूब में cos 3π/9, यहां पे 3π/9, यहां पे भी 3π/9 और यहां पे भी 3π/9, ये P क्यूब में टर्म आ जाएगी। P⁻6 में क्या होगा फिर, बस 3 की जगह 6, तो cos 6π/9 sin 6π/9 माइनस sin 6π/9 और cos 6π/9, यही सारे टर्म्स रहेंगे P क्यूब P6। अब मुझे क्या करना है, मुझे कहा गया है कि अल्फा इंटू दिस प्लस बीटा इंटू दिस प्लस गामा इंटू I, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं अल्फा P6 प्लस बीटा P क्यूब प्लस गामा I, क्या रिजल्ट होगा, तो अल्फा P6 कहने का मतलब है अल्फा का मल्टीप्लीकेशन इसमें करो, तो cos 6π/9 का मतलब क्या हुआ, -½ तो मेरे पास क्या आएगा अल्फा इंटू -½ प्लस बीटा इंटू ये, तो बीटा के साथ क्या है cos 3π/9 है तो ये β/2 रह गया, प्लस गामा ये एसिटिस टर्म आ जाएगी गामा इंटू 1। फिर इसी तरीके से आगे बढ़े तो अल्फा इंटू sin 6π/9 मतलब sin 2π/3 की बात कर रहा है, sin 2π/3 तो चलो कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 अल्फा आ गया, ठीक है, प्लस फिर बीटा P क्यूब तो प्लस यहां पे बीटा sin π/3 तो √3/2 बीटा हो गया, गामा इंटू अब I का यहां पे टर्म क्या आता है 0 आता है, तो ये गामा की टर्म खत्म हो गई, यहां पे भी सिमिलरली गामा नहीं आएगा। और देखते हैं क्या आएगा अल्फा इंटू P6 यहां का टर्म, ठीक है, तो माइनस साइन 2π/3 मतलब माइनस √3/2, ठीक है, तो अल्फा के साथ में माइनस √3/2 अल्फा, ठीक है, बीटा के साथ में ये वाली टर्म जाएगी
तो बीटा के साथ में टर्म क्या हो गई, बीटा के साथ भी आ गया -√3/2 बीटा, ठीक है। गामा तो यहां रहेगा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, अल्फा के साथ में ये वाली टर्म, तो α/2, ठीक है, बल्कि माइनस है ना, और क्योंकि ये cos 2π/3 था तो -½ तो अल्फा इंटू -½ प्लस बीटा इंटू ये वाली चीज तो बीटा इंटू हाफ और प्लस गामा भी आएगा, सही है। तो अब मुझे कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स जीरो थी, इसका मतलब कि ये टर्म जीरो कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाए, जीरो हो जाए। और अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, गामा हो गया, क्योंकि ये भी जीरो है। तो अल्फा इक्वल टू गामा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पावर में चीज लिखी गई है वो जीरो है। और अगर पावर में जीरो चीज लिखी गई है तो पावर में जीरो लिखने का मतलब क्या होगा, पावर में जीरो लिखने का मतलब आंसर शुड बी 1। 0 से इंफिनिटी dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये चीज अपने को कैलकुलेट करनी थी। तो अब इसके लिए क्वेश्चन में क्या होगा, अब जब भी 0 से इंफिनिटी वाली चीज आए तो हमेशा एक चीज का हमेशा ख्याल रखो कि x को 1/x या फिर 1/t से सब्स्टिट्यूट करना ये काम का हो सकता है। तो जब हम 1/t से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बनेगा, इंफिनिटी, यहां क्या बनेगा 0, dx का -1/t² dt अपॉन a स्क्वायर, यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, t - 1/t का होल स्क्वायर। अब देखो इसी चीज ये i था, ये भी कितना है, फिर i ही लिखा हुआ है। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, दोनों को अगर मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं तो अपने पास एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इसके साथ हटा दिया मैंने, दोनों साइड 0 ऊपर इंफिनिटी, सॉरी 0 नीचे इंफिनिटी ऊपर, दोनों को ऐड किया 1 + 1/t², समझ रहे हो, माइनस साइन और ये 0 से इंफिनिटी, इसको हमने हटा लिया, यहां पे इंफिनिटी यहां पे 0, ये माइनस खत्म, 1 + 1/t² dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t - 1/t का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देख सकते हो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, t - 1/t इज इक्वल टू z, सो 2i इज इक्वल टू, ठीक है, जब यहां 0 रखोगे तो माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी रखोगे तो प्लस इंफिनिटी, ये z की नई लिमिट्स हो गई, यहां पे ऊपर dz अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 1 अपॉन a tan इनवर्स, ठीक है, z/a, इस पे हमने रख दिया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो 1/a, जब पॉजिटिव इंफिनिटी रखा तो कितना बनेगा π/2, नेगेटिव इंफिनिटी रखा तो माइनस का π/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, π/a आ गई, इसका मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई, π/2a, सो i इज इक्वल टू π/2a। अब क्या कहा जा रहा है, 2a कितना है, 5050 है, तो a कितना हो जाएगा, यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं 2525, ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स निकालना है। तो अगर हम कर्व देखें, एक कर्व तो अननोन है y² = x³, लेकिन दूसरा कर्व तो नोन है ना, दूसरा कर्व तो एक सर्कल है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है अपना 0,5/3। ध्यान रहे सेंटर निकालने के लिए पहले x² और y² के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, और रेडियस कितना है 1, तो 0,5/3 वाला सेंटर का रेडियस है, और 0,5/3 सेंटर वाला एक सर्कल है और 1 उसके लिए रेडियस का काम कर रहा है। तो y² = x³, सपोज कोई भी पॉइंट होगा उसको मैं एज्यूम कर सकता हूं ना उस पे पैरामीट्रिक t² t³, तो बस यही कहा जा रहा है ना कि भाई इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करो, सेंटर से निकाल लेते हैं डिस्टेंस मिनिमम कब होगी और -1 कर देंगे, वही अपनी मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी। तो अपने पास बीच की डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अपने पास कितना, हमने मान लो कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल D डिस्टेंस का काम कर रहा है किसके किसके बीच, C और P के बीच, तो कितना आ जाएगा t² होल स्क्वायर प्लस t³ माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया D, इसका स्क्वायर बल्कि ले लो, क्योंकि अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब इसके स्क्वायर को भी मिनिमाइज करना है, मैं इसको अंडर रूट हटा लेता हूं और बल्कि इसी टर्म को मैं d मान लेता हूं, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं t के रिस्पेक्ट में कि वो t की वैल्यू कौन सी होगी जबकि ये मिनिमम आएगा, तो इसको dd अपॉन dt, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, कितना बनेगा 4t³ बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा
2 टाइम्स टी क्यूब माइनस 5/3 इंटू कितना आएगा 3t स्क्वायर। यहां से हमारे पास टी में एक इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होना है तो इसकी वैल्यू को कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एक क्यूबिक हमारे पास एक जो इक्वेशन आ रही है इसको अपन सॉल्व कर लें। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, 4t क्यूब प्लस 2 टाइम्स 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो 3t रेज टू पावर 5 माइनस, यहां से देखें 3 कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा अपने पास 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो टी स्क्वायर ओवरऑल कॉमन ही है, 2t स्क्वायर इनफैक्ट कॉमन निकाल लिया मैंने, बाकी बचा 2t प्लस, ठीक है, यहां से बचा अपने पास टी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद 3t क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब अपन यहां से देख सकते हैं कि t की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक वैल्यू अपने पास 0 आ रही है और एक वैल्यू 1 आ रही है। तो t की ये दो वैल्यूज हुई, कौन सा मिनिमम का काम करेगा कौन सा मैक्सिमम का काम करेगा वो अपन यहां से डिस्टेंस देख सकते हैं। तो अपन ने कहा कि अगर मैं सीधा d at 1 निकाल रहा हूं, d at 1 कितना आ रहा है 1 प्लस, यहां से मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 5/3, सो 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, तो ये चीज मेरे पास 13/9 आ रही है। वहीं अगर 0 पे कैलकुलेट करता तो इट इज 25/9, मतलब मिनिमम कहां से आएगा 13/9 से, और अगर ये 13/9 तो किसके बीच की डिस्टेंस दी है, सीपी की मिनिमम डिस्टेंस है कितना, √13/9। तो हमारे पास सर्कल और इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो बस r सब्ट्रैक्ट कर दें, √13/3 माइनस 1। सो a कम्स आउट एज, जो हमारे पास कंपैरिजन करने को दिया गया है, a कम्स आउट एज 3 एंड b इज 1। 19, अब यहां पे हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इसके लिए कहा गया है कि इस जो सर्कल है उसका रेडियस कितना था 1 था, और एरिया इस ट्रायंगल का इस क्वाड्रिलेटरल का इनफैक्ट दे रखा है। तो अब देखो, अगर हमें यहां पे देखें हमारे पास कोई भी एंगल नोन है नहीं, ठीक है, लेकिन एक चीज है हमारे पास 1 1√3, ठीक है, 1 1√3, ये 3 साइड्स पता है, ये दोनों रेडियस हो गए OD और OB, और इधर हमारे पास √3 हमारा BD का लेंथ दे रखा है। तो अगर हम O एंगल निकाल लेते हैं तो हमारा A एंगल निकल आएगा, इनफैक्ट C निकलेगा तो A भी निकल आएगा। तो अपन एंगल O निकालने के लिए क्या करें, एंगल BOD के लिए हमने कहा कि अगर मैं इसको C बोलता हूं, ठीक है, इसको एंगल C बोलता हूं, तो ये कितना आएगा 2C आएगा। तो cos 2C, ठीक है, कैन बी रिटन एज OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन 2OB OD, दैट मींस माइनस हाफ। तो 2C कितना हो गया 120, तो C कितना हो गया 60 डिग्री। C अगर 60 आया तो A कितना हो गया 120 डिग्री। चलो अब ये दो एंगल्स तो अपने पास नोन हो गए, ठीक है। अब यहां पे 120 था, ये 1 था, ये √3 था, तो हम AD साइड भी निकाल सकते हैं। AD साइड के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लग जाएगी कि cos 120 इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसके सामने तो ये है, तो AB स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है, प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स AD इंटू 1, ऐसा ही कुछ। तो यहां पे माइनस हाफ इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2AD, ये चीज दे रखी है। 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा अपने पास AD स्क्वायर प्लस AD माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स होंगे t प्लस 2 और t माइनस 1, तो t की वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब AD की वैल्यू इनफैक्ट कितनी हो गई 1 हो गई। तो हमारे पास ये भी साइड आ गया, ठीक है। तो अब ये एक ट्रायंगल है ABD जिसकी तीनों साइड्स अपने पास नोन है, और हमें क्या चाहिए था, और हमें चाहिए BC इंटू CD। तो BC इंटू CD, तो अपन क्या करते हैं, इस टोटल एरिया को, ठीक है, टोटल एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमने कहा कि भाई 3√3/4 टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया था, इसके दो पार्ट्स हो गए, ट्रायंगल ABD और प्लस ट्रायंगल BCD, ठीक है। ABD ट्रायंगल का एरिया लिखा जा सकता है हाफ इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, ये दोनों साइड्स, और बीच का एंगल 120, तो साइन 120 प्लस BCD के लिए देखें
तो हाफ, यहां पे हमें BC और CD चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो BC इंटू CD, और बीच का एंगल कितना है, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास BC इंटू CD की वैल्यू तुम्हारे पास आसानी से निकल आएगी, विच कम्स आउट एज 2। 20 हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें A सेट दिया गया है, जिसकी मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.7, B सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, और हमें एक और टर्म दिया गया है। मैंने सबसे पहले A और B को इस तरीके से डिवाइड कर लिया, इस रीजन को 1 बोला जो ओनली A का है, ओनली B वाले को 2, इंटरसेक्शन वाले को 3 और बाहर वाले पोर्शन को 4 से रिप्रेजेंट किया है। तो अब मुझे क्या करना है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये चीज दी हुई थी, ठीक है। और वैसे मैं देखूं कि मुझे कैलकुलेट क्या करना होगा, तो मुझे कैलकुलेट करना है B अपॉन समथिंग, तो B अपॉन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज दी गई है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, P क्या होता है, B बाई A, B इंटरसेक्शन ही हो जाता है, B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई P A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो B इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, A, ठीक है, 1 3 आ गया, B कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ 1 4 आ गया, तो ये 1 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और B किस, ये चीज 1 3 4 वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। B को देखें तो B क्या था 2 3 था, तो दोनों से इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, तो इसका मतलब P 3 3 क्या था, इनफैक्ट A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या था 1 3 और 4 का एडिशन था, यही कहा जा रहा था। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें, तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, PA प्लस PB कॉम्प्लीमेंट माइनस PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A की वैल्यू कितनी है 0.7, B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, और ये 0.5 गिवन है, तो ये कितना हो गया 0.8, मतलब डिनोमिनेटर अपना रेडी हो गया। A इंटरसेक्शन B और बचता है, तो अब A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, तो A इंटरसेक्शन B के लिए अपन ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 वाले रीजन को, और यहां था 1 + 3 + 4, ठीक है। तो ऊपर तो चलो तुम्हारा अभी क्या है वो पता करना है, डिनोमिनेटर तो अपना 0.8 आ गया, 3 वाले पोर्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, अपन बोल सकते हैं कि ये 1, मतलब ये जो कंप्लीट पोर्शन था हमारा A का, A में से कुछ पोर्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो A में से कौन सा पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1 वाला केवल, ठीक है। अब ये नीचे वाली चीज तो हमारे पास आ गई, ऊपर वाली चीज कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, तो 3 में से देखो, 3 के लिए क्या करोगे, इस A में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 0.7 में से ये वाला पोर्शन। अब अगर ध्यान से देखो, जो ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है वो क्या है, A का मतलब क्या है, A का मतलब है 1 और 3, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 और 4, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0.5 दिया गया है, ये 0.5 किसकी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल कितना था 0.7 था, 0.5 यहां चला गया, तो 3 में कितना बचा 0.2, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। अब प्रोबेबिलिटी 1/4 है, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4।